नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। सुना तो हमने बहुत है, लेकिन आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में इस वेल्थ को सिक्योर रखना आसान बात नहीं है। हेल्थ फर्स्ट में आज बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी और तमाम उन सवालों पर जो कि आपके मन में संशय भी बनकर आते होंगे और जानने की उत्सुकता भी होगी। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास और सीनियर इसी विषय के स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, जो कि इस क्षेत्र में पिछले 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू मैम। सर, फिजियोथेरेपी जब नाम सभी के सामने आता है तो अमूमन ये नजर आता है कि लोगों को ये लगता है कि किसी एक्सरसाइज या फिर किसी पर्टिकुलर हड्डियों के रोग के बारे में फिजियोथेरेपी है, बट फिजियोथेरेपी इज अ वाइड प्रोसेस। क्या होता है फिजियोथेरेपी, कहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये सब बताने से पहले मैं चाहूंगी आप व्यूअर्स को आप इंट्रोडक्शन अपना दें कि किस तरह से आप इसमें सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल। मैंने फिजियोथेरेपी की है जयपुर फिजियोथेरेपी कॉलेज से एंड मेरी 6 महीने की इंटर्नशिप एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हुई है। मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वैरायटी ऑफ द केसेस मैंने देखे हैं, जैसे बैक पेन हो गया, स्लिप डिस्क, साइटिका हो गया या स्ट्रोक से रिलेटेड केसेस हैं और 5000 से ज़्यादा केसेस हम लोगों ने अब तक देख चुके हैं। तो फिजियोथेरेपी लाइक आपने कहा बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इट्स जस्ट लाइक एन बेसिक फिजियोथेरेपी डिग्री, उसके बाद में एमपीटी होती है लाइक इन स्पोर्ट्स, इन ऑर्थोपेडिक्स, इन न्यूरोलॉजी। तो वेरियस एस्पेक्ट है फिजियोथेरेपी के। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी में होता क्या है, ट्रीटमेंट थ्रू फिजिकल एजेंट्स। इट माइट बी हीट, इट माइट बी लेजर, इट माइट बी द एक्सरसाइजेस, राइट। सो विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट, राइट। सो इसमें हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ द ट्रीटमेंट, लाइक मैंने बताया ऑर्थोपेडिक्स में जोड़ों के दर्द हो गए, कमर दर्द, घुटनों का दर्द हो गया, कंधे का दर्द हो गया, या फिर न्यूरोलॉजिकल केसेस जैसे स्ट्रोक हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एल्जाइमर्स हो गया, या फिर अपना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। इस तरह केसेस भी हम लोग देखते हैं। साथ में बच्चों में जैसे सेरेब्रल पॉल्सी होती है, इस तरह केसेस को देखा जाता है। और इसमें ट्रीटमेंट की हम बात करें, कई सारी मॉडलिटीज़ होती हैं, वेदर इट्स अल्ट्रासाउंड थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी, और फिर उसके बाद में टेंस होता है, आईएफटी होती है। बट इसके साथ में आजकल एडवांसमेंट बहुत हो गया है। दिस ऑल आर द बेसिक्स, लाइक स्पाइन डिकम्प्रेशन है, लेज़र है, जिसके थ्रू ट्रीटमेंट्स होता है। साथ ही में मैनिपुलेशन एंड मोबिलाइजेशन होता है। बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स को ठीक किया जाता है। बेसिकली लाइक आप कह सकते हैं कि मांसपेशियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिजियोथेरेपी से डील करी जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं, लाइक आपने बताया कि नहीं फिजियोथेरेपी से ठीक होगा या नहीं होगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक मैं दे सकता हूँ कि अपने को कोल्ड कफ एंड कोल्ड होता है, वो एक बार ठीक हो जाता है, क्या दोबारा नहीं होता है ना वो अपने को। तो द रीज़न बीइंग क्योंकि मसल को वापस इंजरी हो सकती है। तो हमें फ्रिक्वेंट लेवल पे एक्सरसाइजेस करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट हम लोग लेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही वापस नहीं होगी और आपको परमानेंट सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का मिल जाएगा। डॉक्टर आशीष, सोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं और सोल्यूशन आपने इस समस्या का लिया भी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी की जब बात आती है तो कंफ्यूजन मन में होता है, कहाँ जाएं, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन आपने इसके लिए एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया है, एक्यू हेल्थ सेंटर आपने, जिसके आप डायरेक्टर हैं और सीनियर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उसके बारे में कुछ बताइए हमारे। सो एक्यू हेल्थ केयर हमने 2 साल पहले इस्टेब्लिश किया। अभी देयर आर स्मॉल सेंटर फिजियोथेरेपी में जहाँ पे बेसिक इम्यूनिटीज़ की भी लेकिंग होती है। तो अगर हम बात करें कि हम क्यों एक डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं और वहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डॉक्टर अच्छे से देखे, वहाँ की फैसिलिटीज़ बेटर हो और हमें परिणाम अच्छे मिले, बेसिकली जो अपनी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिले। तो वही चीज़ों को देखते हुए हमने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जयपुर में। दिस इज़ द फर्स्ट सेंटर। वहाँ पे स्पाइन डिकम्प्रेशन है हमारे पास में, जो कि स्लिप डिस्क है, साइटिका के जैसे मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी मशीन है। लेज़र है जो कि नी पेन के लिए बहुत रिजल्ट उसके बहुत अच्छे हैं। साथ ही वहाँ पे 10 लोगों की टीम है जो कि डिफरेंट सुपर स्पेशलिटी में उन्होंने एमपीटी किया हुआ है। एंड हम लोग हर एक चीज़, छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पेशेंट की पर्सनल अटेंशन मिले, पेशेंट को प्रॉपर टाइम मिले एंड पूरी पेशेंट की बात सुनी जाए, तभी एक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी मिलते हैं और वही एक ट्रस्ट आपका बिल्ड होता है। सर, सबसे ज़्यादा पोस्चर को लेकर लोगों को प्रॉब्लम आती है। जो लोग नौकरी पेशा है या फिर जिनके बहुत सारे आवर्स कंप्यूटर स्क्रीन पर निकल जाते हैं, स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उस पर बहुत ज़्यादा परेशानी या फिर एज के साथ वो समस्या बढ़ जाती है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से कितना ज़्यादा परसेंटेज चांसेस है कि ये परेशानी दूर हो जाएगी और सर्जरी से कितना सक्सेसफुल होता है फिजियोथेरेपी? राइट, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स है 80% प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू द पोस्चर। आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे वजन उठा रहे हो, है ना, दिस ऑल रिलेटेड टू दैट। तो अगर हम बात करें स्पाइन में एक रूटीन स्प्रेन होता है तो वो 3 से 4 दिन में फिजियोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ हमें इलेक्ट्रोथेरेपी करनी होती है, कुछ एक्सरसाइज के थ्रू हमें ठीक करना होता है। रही बात कुछ एक कॉम्प्लेक्स केसेज है, स्पाइन स्लिप डिस्क हो गया या आपका साइटिका हो गया,
या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जिसे हम कहते हैं कि गर्दन में नस का दबाव होने लग जाता है, जिससे आपके हाथ में झंझनाहट सूनापन आने लग जाता है, या कमर में आपके नस दबने से पैरों में झंझनाहट सूनापन आने लग जाता है। उस तरह की चीज़ों के लिए क्या होता है, एक पूरी प्रॉपर अप्रोच होती है। सो वी फॉलो ए 360 डिग्री अप्रोच। सो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, एक जो मसल स्पाज्म आ जाता है, बॉडी का प्रोटेक्टिव फिनोमेना होता है। मसल बेसिकली अपने सेंसिटिव ऑर्गन को बचाने के लिए बॉडी को टाइट कर लेती है, मसल्स टाइट कर लेती है, राइट। तो उसको रिलीज़ करना होता है। फर्स्ट वी नीड टू रिलीज द मसल स्पाज्म। उसके बाद में जो डिस्क बाहर निकली है उसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। अंदर का पार्ट बहुत जेल जैसा होता है, बाहर का पार्ट रबर जैसा होता है। जैसे ही सडन थ्रस्ट पड़ता है अपने डिस्क पे, डिस्क क्या होता है, जैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है, जैसे सडन थ्रस्ट पड़ेगा डिस्क बाहर निकल जाती है, जो कि केनाल में आ जाती है। केनाल में जैसे ही आती है तो क्या दबाव बनाने लग जाती है अपने नसों पर, जिसके कारण आपको हाथ पैरों में झंझनाहट सूनापन आने लग जाता है। तो हम फिर फॉलो करते हैं स्पाइन डिकम्प्रेशन। वो क्या करता है, डिस्क को वापस अपनी जगह लाने का काम करता है। तो वी गिव द स्पेसर टू द वर्टिब्रा एंड फिर उसको डिस्क को अपनी जगह लाया जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद में उसकी मसल्स पे काम होता है कि मसल स्ट्रेंथनिंग, जिसे अपन ऑफलोडिंग भी बोलते हैं, ताकि दोबारा नहीं हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दोबारा हो गया तो हम उससे कैसे बचें। तो द ओनली आंसर इज द एक्सरसाइजेस। व्हेन वी डू एक्सरसाइजेस तो आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, आपको दोबारा होने के चांसेस नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस जो कि सर्जरी के लिए बोले जाते हैं, वी कैन प्रिवेंट देम, और हमने बचाए भी हैं। हमने ऐसे ऐसे केसेस बचाए हैं जिनको ऑलमोस्ट क्वाड्रिप्लेजिया था, मतलब सर्वाइकल मायोपैथी थी, एंड डॉक्टर हैव रिकमेंडेड कि नहीं सर्जरी हमने को करवानी पड़ी क्योंकि कैनाल स्टेनोसिस था। तो हमने 8 mm तक के कैनाल स्टेनोसिस तक के पेशेंट को बिल्कुल बिना सर्जरी और विदाउट मेडिकेशन हमने ठीक किया है। यस, डेफिनेटली मेडिसिन का भी रोल होता है कुछ फेजेस में। तो हम क्यूमुलेटिव अप्रोच पे जाएंगे तो पेशेंट को बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें। डॉक्टर आशीष, जब फ्रीक्वेंटली फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ते हैं तो एक तो स्पाइनल कॉर्ड की जो परेशानियां वो सामने आती है, जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछ रही हूँ आपसे। इसके अलावा घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ये एक बहुत कॉमन समस्या है। हर दूसरे घर में औरतों को सुनने को मिलता है कि आज घुटने में दर्द हो रहा है, और कई बार डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप रिप्लेस करवा लीजिए, आपका जो घुटना है उसको आप रिप्लेस करवा लीजिए। लेकिन पेनलेस कोई टेक्निक है क्या इसके लिए फिजियोथेरेपी में, या फिर कोई लेजर ट्रीटमेंट जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो पाए? यस, बिल्कुल। अभी फिजियोथेरेपी वैसे तो बिल्कुल पेन फ्री होता है। देयर इज नो पेन इन द फिजियोथेरेपी अपार्ट फ्रॉम सम एक्सरसाइजेस। बाकी कोई पेन नहीं होता है। 90% ऑफ द जॉइंट रिप्लेसमेंट कैन बी सेव्ड। एक लेवल होता है, ग्रेडिंग होती है बेसिकली आर्थराइटिस की, कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, ग्रेड 4 या ग्रेड 5। उसके बेस पे व्हाट हैपन, आर्थराइटिस मतलब सूजन, इन्फ्लामेशन होने लग जाता है जॉइंट में, और प्लस गैप कम होने लग जाता है। तो व्हाट वी विल डू बेसिकली, फर्स्ट वी रिड्यूस द इन्फ्लामेशन थ्रू वेरियस मॉडलिटीज, एंड लेजर से हम कार्टिलेज रीजनरेशन का काम करते हैं। जो कहते हैं कि घुटनों के बीच में जो झिल्ली होती है वो रीजनरेट होने लग जाती है, मतलब समय के साथ में डिजनरेट होने लग जाती है। उसको रीजनरेशन पे हम लोग काम करते हैं थ्रू लेज़र। उसमें पेन भी बहुत कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, फिर वापस गैप बढ़ाने के लिए काम होता है। तो उसमें मैकेंजी टेक्निक होती है। तो हम एक्सपर्ट, हमारी टीम पूरी एक्सपर्ट है मैकेंजी टेक्निक में। मोबिलाइजेशन हम लोग करते हैं, देन उसके बाद में ऑफलोडिंग डिवाइस हम लोग पहनाते हैं, ताकि जब भी वो चलें तो वापस वजन घुटनों पर नहीं आए। तो फर्दर हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सेव कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज रेगुलर करनी रहती है पेशेंट्स को। एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी मसल स्ट्रेंथन रहेगी, उनके जॉइंट पे बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा। और हमने अब तक मोर देन 2000 इसकी नी की सर्जरीज हम लोग बचा चुके हैं लास्ट 2 सालों में। यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं घुटनों के दर्द से। मेरे घर में काफ़ी लोग हैं जो कि कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उम्र के साथ है ये तो होगा, लेकिन ये टैबू है मेरे ख्याल में कि उम्र के साथ होता है। इसे भी क्योर किया जा सकता है इसके बाद में? डेफिनेटली, लाइक एक्सरसाइज इज़ द रेमेडी। हम लोग क्या करते हैं आजकल की लाइफ, लाइक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सारा मोबाइल एंड स्क्रीन बेस्ड लाइफ हो गई है। एक्टिविटीज़ रही नहीं है। आज से हम 15 साल पहले का अगर इतिहास उठा के देखेंगे, शायद जॉइंट रिप्लेसमेंट या स्पाइन सर्जरीज बहुत कम होती थी। आफ्टर कोविड इफ यू सी द स्पाइन सर्जरीज एंड नी सर्जरीज हैव बीन इंक्रीज ट्रेमेंडसली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अपना खान पान चेंज हो गया, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। तो उम्र तो आज हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट भी हैं जो 90 ईयर्स में दे आर क्लाइंबिंग द हिल्स, मतलब टूरिस्ट गाइड हैं वो, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब टिल नाउ। तो उम्र एक जस्ट एक नंबर है, बाकी तो इस अपने मन में होना चाहिए, जस्ट अ नंबर, राइट। सर, इसके अलावा देखिए, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप जब उसे क्योर करते हैं, या फिर घुटनों या आर्थराइटिस, या फिर ब्रेन के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि वेन से जुड़े हुए होते हैं, फिजियोथेरेपी के जरिए उसे भी ठीक किया जा सकता है। परिणाम मिले जुले आते हैं, कभी लगता है कि प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो गई, कभी लगता है कि नहीं वापस आ रही है। रीज़न क्या होता है उसके पीछे? क्या होता है, ये परिणाम 2 तरह से होते हैं। एक तो हम बात करें पहले सर्जिकल केसेस की, जिससे कोई भी सर्जरी हो गई, उसके बाद में परिणाम कैसे आ रहे हैं, वेदर इट्स एन न्यूरो सर्जरी और इट्स एन ऑर्थोपेडिक सर्जरी।
तो बेसिकली व्हाट हैपन, आपने सर्जरी करवा ली, किसी सर्जन ने तो अपना काम अच्छे से किया है, बट रिहैबिलिटेशन में क्या प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्री एंड पोस्ट रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का सर्जरी होनी है और उससे पहले रिहैबिलिटेशन हुआ है तो उसके सर्जरी का आउटकम बहुत बेहतर हो जाता है। पोस्ट रिहैबिलिटेशन, अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, किसी की रिहैबिलिटेशन प्रॉपर हुआ होता है तो सक्सेस रेट बहुत अच्छी होती है, किसी का रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ तो सक्सेस रेट कम होती है। क्यों? क्योंकि आपकी मसल, आपने जॉइंट तो चेंज कर दिया लेकिन आपकी मसल्स पे कोई वर्क नहीं हुआ है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बेसिकली मसल्स। एंड द सेकेंड थिंग, जो मैं बात करूँ न्यूरोलॉजिकल की, आप बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल में सेम हैपन कि पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हो गई बट उसके बाद में ब्रेन को री एजुकेट करना था। रिहैबिलिटेशन इज बेसिकली री एजुकेशन ऑफ द ब्रेन। तो डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके थ्रू ब्रेन को री एजुकेशन किया जाता है। जैसे 5 तरह के सेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में ना, तो वन इज़ द लाइक यू कैन से देखना, सूंघना, सुनना, पेन, टच का एहसास होना या फिर टेस्ट। तो इन्हीं के थ्रू हम लोगों को न्यूरोलॉजिकल केसेस में उनको ब्रेन को री एजुकेट करना पड़ता है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह के केसेस में। डॉक्टर आशीष, बात आपसे करते रहें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे ख्याल में जो व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं वो भी लगातार चाहेंगे कि और भी सवालों को हम लें, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ फर्स्ट देख रहे हैं आप, और हेल्थ फर्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं बहुत खास विषय पर, फिजियोथेरेपी पर। हमारे साथ में फिजियोथेरेपी के जाने माने सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आशीष अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे लगातार बात करें। डॉक्टर आशीष, आपसे बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले जोड़ों के बारे में, और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द, ऑर्थराइटिस की समस्या होती है, लेकिन सर्दी के मौसम के साथ में मैंने सुना है कि जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत बढ़ जाती है। कोई रीज़न स्पेसिफिकली इसके लिए? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं हम कह सकते हैं। जैसे सर्दियों में क्या होता है, एयर थोड़ी शुष्क होती है, ड्राई एयर होती है, बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज हो जाता है, इससे अपनी मसल्स जो हैं थोड़ी सी स्टिफ होने लग जाती है और अपनी बेसिकली मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होने लग जाती है। साथ ही व्हाट हैपन कि अपनी बॉडी अपने आप कंपनसेट करने लगती है। क्या होता है कि वो अपने विसरल ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड पंप करने लग जाती है, अपना एनर्जी कंजर्व करने लग जाती है। तो हम बात करें तो हार्ट को, लंग्स को, अपने आंतों को ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो कंपैरेटिवली जॉइंट्स की बात करें, लाइक घुटने हो गए, शोल्डर हो गए या हिप हो गए या फिर अपने लेग्स हो गए, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली कम होती है उस दौरान और अपनी वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। उसके कारण पेन यूजुअली बढ़ जाता है। तो यस, ये तो कॉमन फिनोमिना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? बेसिकली इसके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत कुछ अलग से कुछ करना है। बेसिक घरेलू कुछ चीज़ें, जैसे जब भी हम बहुत ज़्यादा ठंड हो, घर से बाहर निकले तो हम प्रॉपर कवरिंग करके निकलें, हम लोग अच्छे वार्म क्लोथ्स पहने, प्लेंटी ऑफ वाटर हम लोग लें। जब भी हम कुछ ना कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई या फिर हम साइकिलिंग, रनिंग भी एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ और एक्सरसाइजेस आप ये कह सकते हैं, साइकिलिंग हो गई, डांसिंग हो गई, जो भी आपका बेसिकली इंटरेस्ट एरिया है उस तरह की एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हैं। एंड खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए इस तरह से, तो आप बच सकते हैं सर्दियों के टाइम में जॉइंट पेन से। डॉक्टर साहब, इसके अलावा लकवे से जुड़ी हुई बहुत एक कॉमन परेशानी है। लकवे के साथ साथ फिर लगता है कि अब जिस शरीर के हिस्से में लकवा हुआ है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, कभी बैक टू नॉर्मल वो नहीं हो पाएगा। जैसे दूसरे हिस्से काम करते हैं वो हो जाएगा, लेकिन वैसा एग्जैक्ट वैसा नहीं हो पाएगा। ये क्या एक टैबू है, और फिजियोथेरेपी के जरिए कितने हद तक लकवे को ठीक किया जा सकता है, और जो लकवे से जुड़ी हुई और भी परेशानियाँ हैं उनके बारे में? देखिए, लकवा, इसको स्ट्रोक भी कहते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, लाइक ये बहुत अच्छा सवाल था आपका कि सर्दियों में लकवा के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो वेसो कंट्रैक्शन हो रहे हैं, तो लकवा नस का ब्लॉक होने से हो जाता है, बेसिकली थक्का जमने से हो जाता है। तो जिस भी ब्रेन के एरिया में थक्का जमा है उसके अपोजिट साइड का एरिया में अपना वीकनेस आ जाती है, जैसे हेमीप्लेजिया भी कहते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है, इनिशियल जो हमें गोल्डन आवर कहते हैं, 4.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के हिसाब से। जब आपका मेडिकल मैनेजमेंट हो चुका होता है तब उसमें यूजुअली थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है कि आपको जो थक्का है उसके प्रभाव को कम से कम किया जा सके। उसके बाद का जो रिहैब है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यस, हमने ऐसे केसेस देखे हैं, विदिन 15 से 20 डेज वो बैक टू नॉर्मल हो गए। आज आप कह भी नहीं सकते हैं कि उनको स्ट्रोक भी आया होगा। वेरी यंग एज टू ओल्ड एज, हर तरह के एजेस में स्ट्रोक देखा जा रहा है।
उसमें फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल रोबोटिक न्यूरो रिहैब चल रहा है, हम ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं जिसे ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन बोलते हैं, ताकि ब्रेन में नए न्यूरॉन्स का विकास हो। रोबोटिक्स में हम लोग गेमिफाइड फिजियोथेरेपी कराते हैं ताकि कॉग्निटिव बिहेवियर डेवलप हो पेशेंट्स में। उस तरह की चीज़ों के लिए एक पूरा सिमुलेशन रूम होता है पेशेंट्स के लिए, ताकि फीडबैक प्रॉपर ब्रेन को जाए। फिर वेरियस तरह की एक्सरसाइजेज होती है, बहुत तरह की एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनको बैठने उठने के तरीके हैं, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। और रिकवरी आप ये कह सकते हैं जितना डिले होता जाएगा, इससे न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, जितने अर्ली स्टेजेस में रिहैबिलिटेशन हो जाएगा उतनी बेटर रिकवरी पेशेंट्स को आ जाती है। और अगर रही बात, हम बात करें कि इस तरह की और अदर समस्याएं जैसे पार्किंसंस हैं, एल्जाइमर्स हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं, इस सभी तरह के न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है, जो कि एक नेग्लेक्टेड पार्ट है। पेशेंट को लगता है कि नहीं, हमें दवाएं ही लेते रहें, उनसे कुछ नहीं होना है, बट यस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे हैं आप एक्टिव रहते हैं, मसल्स आपकी प्रॉपर रहती है, आपको स्पास्टिसिटी डेवलप नहीं होती है, आप डिपेंडेंट नहीं होते हैं बेसिकली किसी पे। तो फिजियोथेरेपी का आजकल न्यूरो रिहैब का बहुत बड़ा वाइड यू कैन से कि डिमांड है, एक अच्छे थेरेपिस्ट की डिमांड है, जिसमें एमपीटी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं एंड उनके अलग अलग टेक्निक्स के हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं टू बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो बिल्कुल अनकॉन्शियस से लेकर आज वो कॉन्शियस हैं और अपने बहुत सारे काम आसानी से कर पा रहे हैं। तो हज़ारों लोगों की दुआएं आपको मिल रही है उसके ज़रिए, क्योंकि डॉक्टर को कहा जाता है भगवान का एक रूप कहा जाता है, दूसरा रूप, और आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक उन माता पिताओं का भी सवाल है जिनके बच्चे जन्मजात अपंग हैं, चल नहीं पाते हैं, ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, खड़े होते तो गिर जाते हैं, 2 कदम चलकर गिर जाते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी इसे मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है। क्या वो डिजीज़ है? फिजियोथेरेपी के जरिए कितने हद तक उसे क्योर किया जा सकता है? सेरेब्रल पॉल्सी बेसिकली इसको प्रमस्तिष्क आघात भी कहते हैं। इस जस्ट लाइक एन यू कैन से स्ट्रोक के बाद में, स्ट्रोक तो एक पर्टिकुलर आप ये कह सकते हैं नस में ब्लॉकेज आने के कारण हो गया, हेमरेज होने के कारण हो गया, बट बच्चों में बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, जिसके कारण बच्चों के विकास में देरी होने लग जाती है। लाइक वो गर्दन टाइम से नहीं संभाल पा रहे, या चल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे। तो इस तरह के केसेस में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा अहम रोल है। इसकी पूरी टीम होती है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट है, इन सब लोग की टीम मिलके इस तरह के केसेस को डील करती है। उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स होते हैं इसके, फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया, लाइक वही सेंसरी इंटीग्रेशंस हो गया, उसके सेंसेस के थ्रू उसको स्टिमुलेट करना ब्रेन को। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पहले चल नहीं पाते थे, गर्दन भी नहीं संभाल पाते थे। थोड़ा लंबा चलता है ट्रीटमेंट, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बट यस, वो आज इंडिपेंडेंट है। यस, बिल्कुल धैर्य बना के रखना पड़ता है, और इसमें अपनी फैमिली का भी बड़ा रोल होता है, उनको धैर्य बना के रखना होता है, घर पे भी कंटिन्यूस एक्सरसाइजेस करानी होती हैं। इस तरह के बच्चों के लिए बेसिकली पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना होता है कि कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करें एक्टिविटीज़ में, कैसे आउटडोर में इन्वॉल्व करें, क्योंकि क्या होता है पेरेंट्स भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, अच्छा बच्चे को कोई देखेगा तो क्या कहेगा, या बच्चा नहीं चल पाता, तो वो लिमिट कर देते हैं बच्चों को। उनको लिमिट नहीं करना चाहिए, उनको बाहर आउटडोर में भी लेके जाना चाहिए, एक्सरसाइजेस करानी चाहिए। प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलते हैं इसमें। डॉक्टर आशीष, 12 सालों का अनुभव आपको है, लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। AQ हेल्थ केयर सेंटर की जो परिकल्पना है, कैसे आपके दिमाग में आई? और बहुत कम समय में, मेरे ख्याल में 2 साल का समय अभी हुआ है, लेकिन जो लोग हैं उनकी पहली पसंद है, उन्हें लगता है कि अगर ये समस्या है तो चलिए वो एक 1 फ्लोर डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमें जाकर के इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। कैसे सोचा और फिलहाल क्या रिस्पॉन्स हुआ? वही कि एक मेडिकल की जब भी बात होती है तो एक इमोशन जुड़े हुए होते हैं, कि एम्पैथी होती है, नॉट ए सिंपैथी। तो हर कोई चाहता है जब भी किसी डॉक्टर से मिलने जाए, अच्छे से उनसे बात करें, टाइम दें, और वहाँ की टीम बहुत अच्छी हो, और एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट हो, और वहाँ जाते ही पेशेंट को प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया जाए। तो अभी तक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में सेंटर्स चले आ रहे थे। अगर मैं AQ हेल्थ केयर की बात करूँ, पेशेंट जब एंटर करता है वहाँ से लेकर वी आर पेपरलेस। सो जैसे ही पेशेंट एंटर करता है, हमारा फेस रिकग्निशन के थ्रू पेशेंट एंटर होता है ट्रीटमेंट एरिया में, पेशेंट की पूरी प्राइवेसी मेंटेन रखी जाती है, व्यक्तिगत देखभाल होती है पेशेंट की, मतलब आउट ऑफ द वे जाके टीम उनको हेल्प करती है, वेदर इज़ लाइक एंटरिंग फ्रॉम द प्रेमाइसेस टिल द ट्रीटमेंट, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बाकी टीम बिल्कुल, हमारे पास अनुभवी टीम है, हमारी टीम में 10 लोग हैं जो कि सब 10-10 साल का से भी ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। प्रॉपर पेशेंट को टाइम दिया जाता है। टेक्नोलॉजी, यस डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज़ मेजर एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे सेंटर्स हैं, बट दे डोंट हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स, स्टाफ प्रॉपर नहीं होता है, रिजल्ट्स हैम्पर होते हैं कहीं ना कहीं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमने फिजियोथेरेपी ऑलरेडी ले ली। फिजियोथेरेपी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली या खुद से कर ली, दैट्स ऑल। इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रॉपर सुपरविजन में एक्सरसाइज हो रही हैं, आपकी टारगेटेड एक्सरसाइजेस हो रही हैं।
आपकी बॉडी में एक एक मसल को देख के एक्सरसाइजेज होती हैं, प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। जैसे एक मेडिसिन की डोजेज होती हैं, वैसे ही फिजियोथेरेपी हर एक, जब इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं उसकी डोजेज डिसाइड होती हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो क्या डोज जानी चाहिए, उस डोज तब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। डॉक्टर आशीष, इसके अलावा दिनचर्या में बदलाव एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत समय अपना फ़ोन पर, स्क्रीन्स पर स्पेंड करते हैं, तो वो लेटे रहते हैं या फिर एक पॉस्चर में बैठते हैं। दिनचर्या में बदलाव के ज़रिए भी तो हम इसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और घर पर ही एक रूटीन एक्सरसाइज अगर आप 2-3 हमारे व्यूअर्स को बताएं जो कि करें, और वो आसान, जैसे कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं। तो इस तरह के केसेस के लिए ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप डायनेमिक रहें, थोड़ा सा ना स्टैटिक पोस्चर्स को अवॉइड करें। जैसे रेगुलर 30 मिनट से ज़्यादा एक ही पोस्चर में बैठना अवॉइड करें। थोड़ा सा अगर आपको ऑफिस में बैठना भी पड़ रहा है, थोड़ा सा आप बैठें, फिर थोड़ा घूम के आ गए। बेसिक एक्सरसाइजेज जैसे घुटना मोड़ के सीने की तरफ लेके आना, ये कमर दर्द के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोनों घुटने मोड़ के अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाना, ऐसी बहुत एक्सरसाइज होती है जो कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करें, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सेम नेक के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। नेक में आप शोल्डर्स को आप मूव करते रहें थोड़ा सा, राइट। शोल्डर की, इसकी नेक की कुछ एक्सरसाइज होती हैं, वो आप करें तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ट्राई टू अवॉइड स्क्रीन, एटलीस्ट आप अपना शेड्यूल में डिवाइड करो कि आप 2 से 3 घंटे में एक बार मोबाइल देख रहे हो, बार बार स्क्रीन टाइम नहीं देख रहे हैं। तो और अच्छी डाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता होगा। डाइट किस तरह, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो तो दैट इज ऑल अबाउट जंक फूड एंड जंकीज एंड ऑल, उसके लिए क्या कहें? तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी डाइट में कैल्शियम रिच थोड़े से जैसे नट्स हैं, अपना इस तरह की कुछ डाइट इन्वॉल्व करें। प्लस फाइबर डाइट थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, जैसे फ्रूट जूसेस के बजाय जस्ट इन्वॉल्व द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन योर डाइट, एंड ट्राई टू टेक द लाइटर इन इवनिंग टाइम। एंड ज़रूर से वॉक ज़रूर करें, 30 मिनट की वॉक डेली आपकी लाइफ बदल सकती है। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें आपकी ओर से, और ये बताएं उन्हें कि किस तरह से दिनचर्या में ये सभी चीज़ें आप करें, और आने वाली सर्दी के मौसम में क्योंकि तेज़ ठंड पड़ने वाली है, किस तरह से अपना ध्यान रखें? तो बस एक 30 मिनट की डेली वॉक, अपनी डाइट पे ध्यान, और बेसिक एक्सरसाइजेज फॉर स्पाइन वो ज़रूर करें, क्योंकि स्पाइन सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होता है। तो स्पाइन की कुछ 4 से 5 एक्सरसाइजेज ज़रूर से करें। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। तो ये थे डॉक्टर आशीष अग्रवाल। 12 सालों के अनुभवों के जरिए जितनी बातें और जितने सवालों के जवाब उन्होंने दिए, मेरे ख्याल में शायद इससे पहले आपने जाने भी नहीं होंगे, लेकिन आशा यही करते हैं कि तमाम ये पूरी जानकारी आपके काम में आए। अगली बार फिर से मिलेंगे हेल्थ फर्स्ट के एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।